इसमें जो यंग जनरेशन है, ये अंकल लोग हैं, सब लोग नाम सुने थे कि नहीं अंकल जी? आप अंकल जी एलन मस्क का नाम सुने थे कि नहीं? सुने थे ना। और हमारा बताने का मकसद है कि एलन मस्क क्यों है, एलन मस्क क्यों है कि भाई उसके अंदर वो सोच है, वो जज्बा है, वो जुनून, इसलिए एलन मस्क। मैं अपनी एक कहानी बता रहा हूँ कि मुझे जिद था कि मुझे बिजनेस करना है। एक हमारे गांव का एक चौराहा था, मैं उस समय ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तो भी था छात्र का मुझे चुनाव लड़ना है। तो जब गया तो वहाँ पे ये हुआ कि चुनाव तो लड़ना है, तो घर से लड़ झगड़ के एक बाइक खरीदवा दिया था CD 100SS, लेकिन पर डे भाई 50 रुपये पेट्रोल का चाहिए और 100-150 रुपये खाने पीने के लिए चाहिए। तो घर वाले तो बाइक खरीद के दे, लेकिन पर डे मांगे 200 रुपये हमें दीजिए, तो घर वाले नहीं देंगे। तो फिर मैं तो सोचा कि बिना व्यापार का राजनीति संभव नहीं है। हमने सोचा भाई कि एक बिजनेस करते हैं, तो उस समय पोल्ट्री फार्म का एक नया चला हुआ था, पूरे एरिया में 1 या 2 था। तो हम कहे चलो भाई इसको करते हैं, इस बिजनेस को। घर वाले 5000 में थे और उन लोगों ने दिया लगभग 75,000 रुपया खर्च कर दिया हमने। उन लोग ये तब कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यानी इंटरमीडिएट जस्ट क्रॉस किए तो तब की बात, ये करेगा कि नहीं पाएगा। तो पैसे तो लगा दिए उसमें, 30 से 35,000 रुपया और देना था, जिससे उसका कंटेंट डल जाता और उसमें बच्चों को डालने का काम होता है, वो हो जाता है। लेकिन उस चीज को पैसा होते हुए भी 2-3 महीने तक होल्ड करके दो, और एक आंधी तूफान बारिश आई, हम वेट कर रहे थे कि पैसा आप देंगे, आप देंगे, लेकिन वही सोच में नहीं दे पाए, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बच्चा है। आंधी तूफान बारिश आई और उसको गिरा दी पूरा। 133 फीट लंबा था, 18 फीट गहरा था। मैं किसी की शादी में गया हुआ तो वापस आया, तो लोग बताए चौराहे पे कि भाई आपका मुर्गी फार्म गिर गया। मैं सर पकड़ के बैठ गया और बोला कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। मतलब एक सपने जुड़ चुके थे। अब उसके बाद घर वाले तो पूंजी नहीं दिए। एक पीसीओ की दुकान थी, मैंने उस समय जो हमारे सांसद थे बड़े करीबी थे, तो उनके माध्यम से जहां अन्य गांव में लगता नहीं था, लेकिन हम उनके पहुंच से कई गांवों को क्रॉस करके, मतलब एक कनेक्शन लेना भी बड़ी बात होती थी, 2 कनेक्शन हमने लिया। उसका क्या, तो उससे मेरी पूंजी स्टार्ट हुई। 1100 रुपये की पूंजी से मैंने एक दुकान किया था, उस दुकान का नाम था OANS। एक रूल मैंने बनाया था, OANS, आवर एम नेशनल सर्विस, दुकान का नाम मैंने रखा था। OANS, आवर एम नेशनल सर्विस, यानी उस दुकान का नाम रखा था। और ये रखा था जिनके 1 बच्चे होंगे उनको डिस्काउंट, यानी लगभग उनको डिस्काउंट 70, मतलब जब ये था। और उसमें प्रोडक्ट हमने क्या रखा था, मतलब ये था कि बिजनेस करना है मुझे। 1100 रुपये की पूंजी से हमने दुकान लिया। जैसे जिनके 1 बच्चे हैं उनको हम रेट टू रेट देंगे। अब मान लीजिए तो वैसे चौराहे पे जो लाइफ बॉय साबुन होता था, कोई दुकानदार 9 रुपये में देता था, तो हमारे यहाँ मतलब 10 रुपये में देता था, तो हमारे यहाँ 9.5 रुपये में। तो 2 ही 3 आइटम ले आते, तो कुछ लोग बोलते थे पागल है, मतलब हमें बोलते थे लोग ये पागल है, भाई इतने से पूंजी से कैसे दुकान होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए कि दुनिया क्या कहेगी, कैसे कहेगी, इसका परवाह मत करो। अगर उस समय मैं संकोच करता, हेजिटेशन में रहता, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। उसने मुझे ये सिखा दिया कि दुनिया क्या करती है, कैसे करती है, उसकी परवाह करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और किसी भी काम में सफल होना है तो पागल बना के श्रेणी तक आपको जाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाओगे, अगर नहीं हो पाएगा। जैसे कोई बच्चा अगर IAS की तैयारी करे, तो आप देखेंगे कि जब IAS की तैयारी करेगा तो दुनिया से कट जाएगा।
तो कुछ लोग ये कहेंगे तमाम तरह की छींटाकशी करेंगे, बहुत तरह की चीजें। एक घटना और भी है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, तो वो 1100 रुपए की पूंजी से मैंने अगर दुकान नहीं किया होता तो आज मैं व्यवसाय नहीं करता। तो इसी क्रम में मैं आगे बताना चाहता हूँ कि ये नहीं कि हम आगे अगल बगल में अपने से ही प्रेरणा लेने चाहिए। कहते हैं ना कि आदर्शों को फॉलो करके कामयाबी झक मार के आएगी। आप जीवन में किसी को भी आदर्श बनाइए, जिसको भी अच्छा समझते हैं आदर्श बनाइए, उसको उसके गुणों का अनुसरण करिए, निश्चित ही कामयाबी आएगी। बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, आप अपने बच्चों को भी सिखाइए इस चीज को। अब जब मैं 4 ईयर की नौकरी से जब हमारा इंटरव्यू हुआ था, अनेकों बार बता चुके हैं इस बात को, तो पूछा गया व्हाट इज योर प्रेफरेंस। जब मन में ये भाव हो कि मांगने में मजा नहीं है, मन में अगर ये भाव हो कि मांगने में मजा नहीं है, वो ऐसा बन के लेने में मजा है, वो ऐसा बन जाओगे तो देने वाला क्या उसका बाप भी देगा। आप वैसा बन के तो दिखाओ। हमने नौकरी स्टार्ट किया, बात है 2010 की। मैं 2009 में 9 की बात है जब मैं बिग ब्रदर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में था। उनका मैं जबलपुर में एक प्रोजेक्ट किया, वो मुझे 30,000 रुपये सैलरी दे रहे थे, खाना पीना रहना ये सारी चीजें दे रहे थे। फिर वहां से ट्रांसफर होकर मैं गया था पत्ती हिमाचल प्रदेश। पत्ती हिमाचल प्रदेश गए थे, वहां भी मैं रिजाइन दिया। तो आए तो उन्होंने झगड़ा किया, झगड़ा किया, धमकी दिया, फिर लालच भी दिए। लास्ट में काम नहीं बिगड़ा हमारा। यहाँ गुड़गांव में मेरा केसीसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। कभी उस कहानी को सुनाऊंगा, बड़ी रोचक कहानी है। अगले दिन मालिक आया, यहाँ तक बोला तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे, मैं जाओ कर देंगे। उसके बाद मैं ऑफिस से निकल गया। अगले दिन आया सुबह, तो सबको बोला कि ऐसा है कि ऑफिस में कोई रुकना नहीं चाहिए, सारे लोग बाहर चले गए। मैं भी बाहर निकल के जा रहा था, तो बोला कि अशोक तुम रुको। मुझे बुलाया केबिन में। एक दिन पहले बोला कि इसका चेहरा मुझे देखना नहीं चाहिए। अगर उस घटना को सुनाऊंगा तो बड़ा रोचक घटना है, वो सुनाई देते हैं उस घटना को। जब वो आया वहाँ से, मतलब आया, मैं रिजाइन दिया हुआ था, मेल पे रिजाइन दिया हुआ था। तो आके अपने चैम्बर पे बैठा हुआ। चैम्बर पे बैठने के बाद पूछा कि सुनाऊं अशोक तुम रिजाइन दिए हो? तो मैं बोला हाँ सर मैं रिजाइन दिया हूँ। तो पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो मैं बोला सर गुड़गांव में जा रहा हूँ। पूछा किस कंपनी में जा रहे हो? हमने बोला KCC में। तो फिर बोला राजेश वाल की कंपनी में जा रहे हो? हमको ये नहीं पता कि किसकी कंपनी, उसका मालिक कौन है। मैंने सिर्फ ये बोला कि KCC है, गुड़गांव में जा रहा हूँ। तो मैं बोला, उसने अगले बोला कि मैं मना कर दूं। हम बोले मना कर दो, यानी उसका जवाब में मना कर दो। अब इसके उसके मुंह से काफी गलत वर्ड निकला कि तुमने गलत काम किया। मतलब वर्ड, मतलब उसको हम बोल नहीं सकते इस चीज को, बड़ा अशब्द जैसे कि तुमने इस तरह का मतलब एग्जाम्पल गलत तरीके से दिया जिसको मैं बोल नहीं सकता, एक तरह से गाली का ही रूप है। तुमने ऐसा काम किया जैसे ऐसे लोग काम कि जब रिसेशन था तो तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन किया, और जब मार्केट उठ रहा है तो मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो बोला कि तुम्हें जबलपुर से ही लात मार देना चाहिए। तो जबलपुर में क्लाइंट से हमारा झगड़ा हुआ था। हमने बोला कि क्योंकि कहानी थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, इसको हम छोड़ते हैं, ये विस्तार से सुनाने वाली चीजें हैं। तो अब संक्षेप में आते हैं। रिजाइन देकर मैं जब आया वहां से, तो अगले दिन जब सुबह आया तो बोला कि अशोक को केबिन में बुलाया। बोला कि अशोक मेरे से गलती हो गई, अच्छा ये बताओ बड़े भाई से गलती हो जाए तो क्या घर छोड़ के चला जाना चाहिए? तो हमने बोला कि सर आपने एक बार भी नहीं पूछा कि अशोक तुमने रिजाइन क्यों दिया, तुम्हें तकलीफ क्या है, क्या दिक्कत है ये तो बताओ। तो बोला मेरे से गलती हो गई, अब तो आप बता दो क्या दिक्कत है। हम बोले सर अब टूरिंग जॉब नहीं करूँगा, मुझे NCR में जॉब करना है। तो पूछा ऐसे तो हम मेरे बच्चे भी ऐसे शो को हम लेके आना चाहते हैं। तो हंसने लगा तुम्हारी बच्चे भी है क्या? उसको लगा था शादी नहीं हुई। तो उसी बंदे को उस समय तो रोक लिया मैं, दोबारा मैं रिजाइन दिया, रोक नहीं पाया। JPM सेक्टर 151 में मेरी ड्यूटी चल रही थी। JPM सेक्टर 151 तो फोन किया, बोलता था कितने हो, केम छू, बजो में छू, मतलब
पंजाबी, कभी गुजराती, इस तरह से बहुत फ्रेंडली बात करता था। अल्टीमेटली वो चाहता था कि अशोक वापस दोबारा मेरी कंपनी में चलाया, प्रयास कर रहा था। तो एक दिन की बात है, फोन किया कि क्या कर रहे हो? तो सर जा रहा हूँ चुनाव लड़ने, मैं जा रहा हूँ चुनाव लड़ने। तो उसने पूछा इसका मतलब तुम जॉब छोड़ दोगे? हम कहे नहीं सर, इंजीनियरिंग जॉब तो नहीं छोड़ूंगा। तो बोला कि दोनों कैसे चलेगा? हम कहा सर मेरी कुछ प्लानिंग है। तो पूछा क्या प्लानिंग? हम कहा सर 2017 में आपको पीछे छोड़ने की प्लानिंग है। अब उसके अंदर धक्कन लगा कि भाई जो एक नौकर था मेरा और मुझे चैलेंज कर रहा है कि 2017 में आपको पीछे छोड़ दूंगा। हम बोले कि सर अगर नहीं छोड़ पाया तो समझना मेरी पागलपना है, अगर छोड़ दिया तो आपके लिए सरप्राइज होगी। तो मैंने टारगेट बना लिया 2017। इसके बीच में भी बहुत सारी घटनाएं हुई। हरिशंकर जी होंगे आपके, कहाँ हरिशंकर जी? हरिशंकर जी नहीं है क्या? हरिशंकर जी नहीं है क्या? अच्छा कहीं चले गए होंगे। हरिशंकर जी हमारे संघर्षों के साथी रहे। जब हमने काम स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि 2017 में आपको पीछे छोड़ दूंगा, और वो टारगेट मेरा बना। सारी कंपनी में, बिग ब्रदर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर कोई जानने वाला था, जब पूछेंगे तो सारे लोग जानते हैं कि एक था एम्प्लॉय अशोक को जो चैलेंज कर दिया हमने लोग 2017 में पीछे छोड़ दिया। और रियल में मैं बता रहा हूँ कि अगर वो चैलेंज में दिया नहीं होता था तो आप बैठा नहीं। तो कहने का मतलब यह कि लक्ष्य आगे बढ़ाइए, ऊंचा बनाइए। कम से कम वहां नहीं पहुंचेंगे तो कुछ लेवल तक तो पहुंचेंगे जरूर। तो मैं 2017 में नहीं पूरा कर पाया, लेकिन 2018 में मैंने फोन किया कि सर से आ जाओ इस ऑफिस का ओपनिंग है। इसी ऑफिस के ओपनिंग के लिए मैंने फोन किया कि सर इस ऑफिस का ओपनिंग है, आपके प्रेरणा से हमने स्टार्ट किया, लेकिन अगला नहीं आया। जाके मैं मिला भी, वो नहीं आया। अब इसी क्रम में मतलब अगर मैंने टारगेट नहीं बनाया होता तो आज पूरा नहीं किया होता। और आगे भी मैं बता रहा हूँ कि मैं जब 4000 की नौकरी स्टार्ट किया था तो 2007 में स्टार्ट किया, और 2010 में ATS जब ज्वाइन किए तो मिश्रा साहब ATS निकले, हम 43,000 रुपये की सैलरी पे ज्वाइन किए। तो माँ से मैंने बोला कि 4 सालों में मैं 10 गुना पे पहुंचा। 4 का 40 मतलब 10 गुना। अब मैंने बोला कि अगले 4 सालों में इसका 10 गुना पहुंचना है, तो वो भी टारगेट पूरा हो गया। अब जब ये 2 जुलाई को मेरा 40 साल की उम्र पूरी हुई तो हमने सोचा अब तो मात्र 20 साल है। अपने एम्प्लॉइयों को बुलाया, मैंने मीटिंग किया और मैं बोला कि अगले 4 सालों में मुझे 400 करोड़ का टर्नओवर देना है। यानी मैंने एक टारगेट बनाया, अपने एम्प्लॉइयों को भी दिया कि अगले 4 सालों में 400 करोड़ का टर्नओवर देना है। अब मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी बच्चा हो, अगर IAS बनना तो बोल दो, खुले आसमान में बोल दो मुझे IAS बनना है। तो उसका फर्क ये पड़ेगा कि जिस दिन आप शिथिल होगे कोई ना कोई ताना मारेगा, बोलेगा क्या बात है भैया IAS बन रहा था तू। तो जैसे शिथिल पड़ोगे ताना मारेगा, पूछेगा, फिर ताजगी आएगी कि नहीं मुझे बनना है, फिर ताजगी आएगी कि मुझे बनना है, और फिर मेहनत करेगा। अरे IAS नहीं बन पाओगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पे निश्चित जाओ, लेकिन कोई भी चीज असंभव नहीं है, आप बन सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्रतिभा किसी की बात की बकौती नहीं होती, भाग्य कुछ नहीं होता, पुरुषार्थी सब कुछ होता है, अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। ये हमारा एक जीवन का मंत्र है, और ये नहीं कि अवसर मिल जाएगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अवसर को उपलब्धि में बदलना पड़ता है, और अवसर सबके दरवाजे को खटखटाती है। कुछ लोग दरवाजे को खोल के अवसर को अपने साथ ले लेते हैं, और कुछ लोग दरवाजे को बंद करके अवसर को छोड़ देते हैं, फिर अवसर दूसरे के दरवाजों को खटखटाता है। इसी क्रम में कार्यक्रम आगे मैं बढ़ाऊंगा, चलता रहेगा सारा चीज। और क्या किसी ने सोचा है कि पानी वाली जहाज पहाड़ पे चढ़ सकती है? कोई बताएगा? किसी को भी अगर जानकारी हो तो हाथ उठाए। पानी वाली जहाज पहाड़ के ऊपर चढ़ सकती है? किसी को है? पानी वाली जहाज पहाड़ के ऊपर चढ़ सकती है? किसी को भी जानकारी हो, बच्चों को भी जानकारी हो, किसी को भी चढ़ सकती है। देखिए
हम कहें ना, सोच और सफलता का बहुत गहरा नाता है। जैसा सोच होगा वैसा ही आपको सफलता मिलेगी। परमाणु बम किसी और ने नहीं बनाया था, एक सोच नहीं बना। अभी मूवी आई थी ना, क्या नाम है उसका, ओपेनहाइमर। बच्चे अगर हैं तो जाकर देखेंगे यूट्यूब पे, ओपेनहाइमर, उसने परमाणु बम बनाया। तो परमाणु बम भी बनाने वाला क्या है, विचार है। उसामा बिन लादेन भी बनने वाला क्या है, विचार है। ये तो शरीर, हम गीता से भी एक पंक्ति को मैं लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ कि गीता की अगर पंक्ति की बात की जाए, जिससे मैंने जीवन में प्रेरणा दी, सबके अंदर ईश्वर है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जरा सोचिए, आवाज निकल जाए तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे, लाश बोलेंगे। ये आवाज सिर्फ निकल जाए तो लाश बोलेंगे। तो कृष्ण जी अर्जुन के ऊपर जब गीता में एक जगह आते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि ये तो मेरे पिताजी हैं, मतलब चाचा है, गुरु है, भाई है, सारे के सारे ऐसे हैं, ये हमारे सगे संबंधी हैं। मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए और मैं युद्ध नहीं करूंगा, हम ऐसे भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लेंगे। तब कृष्ण जी तो उनकी तो लीला लगती है, उनको तो ये था कि भाई ये जरूरी था, ये धर्म युद्ध, धर्म के लिए वो लड़ाई लड़नी थी। तब उन्होंने उद्देश में बताते हैं कि हे कृष्ण, ये बताओ कि जिस पैर पे खड़े हो वो पैर किसका है? तो अर्जुन बोलते मेरा है। जिस हाथ से तुम धनुष पकड़े हो ये धनुष किसका है? मतलब ये हाथ किसका है? तो बोलते हैं मेरा है। जिससे तुम ये तीर ताने हो ये तीर किसका है? तो बोले मेरा है। जिस कमर के माध्यम से तुम खड़े हो कमर किसका है? तो मेरा है। जिस आंख से लक्ष्य को देख रहे हो किसका है? तो मेरा है। जो मुंह से आप बोल रहे हो किसका है? तो मेरा है। जिस नाक से सांस ले रहे हो किसका है? तो मेरा है। अब कृष्ण पूछते हैं ये बताओ तुम हो? तुमने तो एक बार भी नहीं बोला कि मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आंख हूँ, मैं मतलब एक बार भी तो नहीं बोले ना। ये बोल रहे हो कि ये मेरा है, यानी पूरी शरीर मेरी। तो मेरी का मतलब क्या है? ये वस्तु है। ये शरीर क्या है? वस्तु है। ये आवाज बस निकल जाए तो उसको या तो उसको अलग अलग ढंग से लोग लाश बोलते, कोई मैयत बोलते, कुछ कुछ भी बोलते। तो अब ये जो निकल रहा है या तो ईश्वर का अंश है नहीं तो शैतान का अंश।